अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्विज किस टाइम होगा सर? बस ये 10-15 मिनट में स्टार्ट करते हैं। एलएमएस पे या इसी तरह टीम पे इनबॉक्स आपको भेजना है? मेरे ख्याल में तो टीम्स पे इनबॉक्स में भेज तो ज़्यादा बेहतर है। एलएमएस पे करना चाह रहे हो एलएमएस पे कर लो, मुझे तो कोई इशू नहीं है। बता दो जिस तरह भी करना है, वरना एलएमएस पे अपलोड कर देता हूँ। अगर टीम्स तुम लोगों के लिए कंफर्टेबल है तो टीम्स पे ही रहने देते हैं। एलएमएस सही है सर, उधर कर लेंगे एलएमएस पे। बाकी अपनी राय दे दो बच्चों, एलएमएस करना है या टीम्स करना है। सर टाइम भी सर फिर टीम चेंज से कर सकते हैं। सॉरी। सर टीम्स इजी रहता है, फॉरेन पिक्चर खींच के सेंड हो जाती है। सर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का ये है, जब फ़ोन से डायरेक्ट पिक्चर आपको सेंड कर सकते हैं, तो एलएमएस के लिए तो पीडीएफ बना के फाइल फिर एक जगह बस ठीक है, ट्रांसफर। टीम पे रहने देते हैं। टीम से कंफर्टेबल हो तो टीम पे ही बेहतर है। मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स कर देना बस। पीडीएफ या मैं पिक्चर दोनों सही है ना सर? पिक्चर कर लो, मैं नहीं कह रहा पीडीएफ बनाओ। पीडीएफ में उस पर कहता हूँ कि अगर आपके 2-3 पेज बन गए हैं ना, तो हम्म। तब आप पीडीएफ बना लो, वरना तो पिक्चर ही ठीक है, कोई मसला नहीं। बस पिक्चर में आपकी जो वर्किंग है वो क्लियर आपको विजिबल हो, ये देख लो बस। सर टाइप कितना? अच्छा जी। बस ये जो कल टॉपिक पढ़े थे एग्जांपल करा दूं, फिर हमको इसको स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट जो है वो कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि डेट आज की एक्सटेंड करने की, तो मैंने कर दी थी। आज लाजमी जो है वो रात 12 बजे तक जमा करा देना सारे असाइनमेंट। अच्छा जी। कल जो है वो हम इंट्रोडक्शन ऑफ सब सिस्टम्स वगैरह को पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने जो है वो डिफरेंट जो है टपोलॉजीज या डिफरेंट जो टर्म्स थी उनको पहले पढ़ा था। ब्लॉक डायग्राम, समिंग जंक्शंस, पिक ऑफ पॉइंट्स, फिर कैस्केड फॉर्म क्या होती है, और उसके बाद फिर कैस्केड फॉर्म में जो लोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। फिर पैरेलल फॉर्म आपके पास, उसमें आप जो है वो सब सिस्टम्स को कैसे जो है वो रिड्यूस करते हो। फिर फीडबैक फॉर्म जो कि आपके कंट्रोल सिस्टम में आगे सबसे ज़्यादा यूज़ होगी, उसको हमने देखा था कि फीडबैक फॉर्म में फीडबैक की जो फॉर्म होती है उसमें आप जो है वो सब सिस्टम को कैसे जो है वो रिड्यूस करते हो। फिर सर रिडक्शन का। हाँ जी। सर ये जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये मिड्स में आएगा सर, इंक्लूड होगा? नहीं, ये वाला नहीं है। मैं बताऊंगा, मैं क्लास के एंड में भी बता दूंगा आपको मिड्स में क्या क्या आ रहा है। ओके। अच्छा जी। तो उसके बाद आपने जो ब्लॉक्स को मूव करके फेमिलियर फॉर्म्स बनानी होती हैं, उसको हमने देखा था कि वो आप कैसे जो है वो फेमिलियर फॉर्म्स बनाते हो, और उन फॉर्म्स को जो है वो कैसे लेकर आते हो। इनका जो ब्लॉक्स को मूव करने का मकसद होता है वो ये कि अगर आपने जो है वो राइट या लेफ़्ट में मूव करना है, तो ये अगर आपके पास जी ऑफ एस है और इसको अगर आपने इधर लेफ़्ट पे मूव करना है, तो इसको मूव करने के लिए आपका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो मैंने कहा था कि क्राइटेरिया ये है कि वो सेम ही रहना चाहिए। तो अगर ये ट्रांसफ़र फंक्शन है आपके पास इसका, तो यही ट्रांसफ़र फंक्शन जो अगर आप जी ऑफ एस को लेफ़्ट में मूव करते हो तब भी यही ट्रांसफ़र फंक्शन आना चाहिए। उसका यही होगा कि जी ऑफ एस इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये आपके पास ये दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म्स बन जाएंगी। तो बेसिकली ब्लॉक को आप जिधर मर्जी मूव करो, आपकी जो ब्लॉक मूव करने से पहले की जो फॉर्म है, मूव ब्लॉक ब्लॉक मूव करने के बाद की जो फॉर्म है, वो दोनों सेम आपकी रहनी चाहिए। फिर जो है वो अगर आपने ब्लॉक को, ये तो हमने ब्लॉक को लेफ्ट मूव किया था, अगर मैं ब्लॉक को राइट मूव करना हो तो राइट मूव करने के लिए भी आपकी जो है वो फॉर्म, ये अगर मेरे पास ये फॉर्म है आपके पास इक्विवेलेंट उसकी, लाइक जिस तरह ये यहाँ पे शो हो रही है, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस या माइनस एक्स ऑफ एस, जो भी है, जो सी ऑफ एस। जब आप ब्लॉक को मूव करते हो तब भी आपके पास यही फॉर्म आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रही तो आपने फिर ब्लॉक को सही मूव नहीं कराया। तो इसका तरीका ये होता है कि जी ऑफ एस को इधर मूव करना है, तो इधर देख लो आपके जी ऑफ एस जो है वो आर ऑफ एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर भी मूव हो जाएगा, तो कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा जिस तरह यहाँ पे।
लेकिन एक्स ऑफ एस के साथ ये डिवाइड में आएगा जी ऑफ एस, कि अगर आप जी ऑफ एस कॉमन ले लेते हो तो जब कॉमन लेते हो तो ये 1/g(s) इधर आ जाएगा। तो ये ब्लॉक के मूवमेंट के बाद जो है वो आपकी जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, इसका आपने ध्यान रखना है। फिर पिक ऑफ पॉइंट्स पे भी आपका ये होता है कि आपने जो है वो किसी भी ब्लॉक को अगर पिक ऑफ पॉइंट्स पे मूव कराना है तो उसका भी क्राइटेरिया यही है कि अगर आपका इधर जी ऑफ एस है तो अगर आपने इधर आर ऑफ एस वाली फॉर्म में लेकर आना है तो इधर जी ऑफ एस आएगा, लेकिन इन दोनों के साथ जहाँ पे जी ऑफ एस नहीं है वहाँ पे 1/g(s) आ जाएगा। सेम गोज फॉर ब्लॉक मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पिक ऑफ पॉइंट, इसमें भी जी ऑफ एस इधर है, अगर आपने इनके साथ मूव कराना है तो सबके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर हमने एक एग्जांपल देखी थी कि आप किस तरह एक ब्लॉक डायग्राम को सिंगल ट्रांसफर फंक्शन में करते हो। अच्छा जी, आज जो है वो हम अगली एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल को करके आपको जो है वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई किस तरीके से आप जो है वो ब्लॉक डायग्राम को सिंगल ट्रांसफर फंक्शन में रिड्यूस कर सकते हो। अच्छा, इस डायग्राम में जो है वो आपके पास ये ब्लॉक डायग्राम आपको शो हो रही है और उसने कहा है कि ये आपकी जो है एग्जांपल 5.2 है। तो आपने उसने आपको कहा कि रिड्यूस द सिस्टम टू अ सिंगल ट्रांसफर फंक्शन। तो इसमें जो आप अपने सिंगल ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं उसको आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो भी आपके पास फंक्शंस हैं, चाहे वो फीडबैक में है, चाहे वो कैस्केड में है, पैरेलल में है, उनको आपको जो है वो कंबाइन करना पड़ेगा। पहला काम तो ये करना है आपने। अच्छा, कंबाइन करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आप जो है वो ये g(3) और h(3) ये किस फॉर्म में आप लोगों को कंबाइन होते नजर आ रहे हैं? फीडबैक से। ये फीडबैक की फॉर्म में आपको कंबाइन होते नजर आ रहे हैं, तो आप इनको फीडबैक की फॉर्म में जो है वो कंबाइन कर सकते हो। एक तो ये आपके पास जो है वो बेसिक आ गया। फिर मैंने इसको और इसको कंबाइन करना है, लेकिन इसको और इसको कंबाइन करने में जो प्रॉब्लम आएगी मुझे वो ये आएगी मुझे कि मुझे जो है वो इस G2 को इसके साथ भी कंबाइन करना पड़ेगा और फिर मुझे इसको और इसको भी कहीं ना कहीं कंबाइन करना है। तो इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका आप ये कर सकते हो कि आप जो है वो इस G2 को इधर ले जाओ, लेकिन जब आप तो इधर लेकर जाओगे तो आपको G2 को फिर इधर भी ऊपर भी मूव करना पड़ेगा। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है, मैंने इसका मल्टीपल तरीके हैं, सबसे आसान तरीका ये कि आप इस G2 को सबसे पहले इधर इस वाले जो लूप है इसमें मूव कराओ और इसमें मूव करा के फिर आप जो है वो फीडबैक वाली फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करो और उसके बाद फिर G1 को, चूंकि ये अकेला बैठा हुआ है, इसको आप इधर शिफ्ट कर दो राइट पे, G1 को G2 के साथ ले आओ। जब आप ये ले आओगे तो फिर आपके लिए जो है वो इसको जो है वो फीडबैक की फॉर्म में सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो अभी जो पहला स्टेप जिस तरह हमने कहा कि हम जो है वो G3 और HT को फीडबैक की फॉर्म में लाएंगे, G2 को हम अभी फॉर द टाइमिंग इधर ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास G2 जो है वो फिर G1 के साथ कंबाइन में आ सके। तो उसका जो अब आपके पास पहला स्टेप है वो ये होगा कि आपका G3 और H3 आपस में कंबाइन हो गए। ये जो G2 है ये उठ के इस फीडबैक वाले पाथ पे आ गया। ये देख लो, G3 और H3 को हमने कंबाइन करके फीडबैक की फॉर्म में एक इसका कंबाइंड ट्रांसफर फंक्शन बना दिया। दूसरा, इस वाले G2 को मैंने इस वाले फीडबैक इस पाथ में इंट्रोड्यूस करा दिया जो कि 1/G2 बन रहा है। और फिर जो है अब मेरे पास ये एक जो है वो फीडबैक का पाथ बनना स्टार्ट हो गया, आपको फीडबैक की शक्ल नज़र आनी शुरू हो गई है। अब हम अगला स्टेप करेंगे। अगले स्टेप में हम ये करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इस G1 को भी कहीं ना कहीं कंबाइन कर लें, क्योंकि अगर मैं इसको फीडबैक की पाथ में ले लेता हूँ तो फीडबैक की पाथ में फिर ये नहीं आ सकेगा H1। ये H1 इसलिए नहीं आ सकेगा कि ये जाके यहाँ पे ऐड हो रहा है, जबकि ये वाला H2 जो है वो यहाँ पे जाके एडअप हो रहा है। तो इसलिए अगर मैंने फीडबैक का पाथ बनाना है और उसमें ये भी रखना है, ये भी रखना है, तो मुझे फिर दोनों को साथ रखने के लिए G1 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा,
इधर शिफ्ट कराना पड़ेगा, और जब मैं इधर शिफ्ट कराऊंगा फिर मेरा जो है वो काम आसान होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करूँगा कि मैं G1 को जो है वो G2 के साथ शिफ्ट करूँगा, और ये जो 1/G2S है इसको जो है इन दोनों को, ये जो दो मेरे पास फीडबैक पाथ्स आ गए, ये दो पाथ्स जो हैं 1/G2S+1, इनको मैं कंबाइन करने की कोशिश करूँगा। तो अब जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो मेरे पास ये G2 जो है वो कंबाइन होके जो है वो इस फॉर्म में आ गया 1/G2S+1, और ये तो मेरे पास पहले से ही चीज़ था, और G1 को मैं उठा के इधर G2 के साथ ले आया हूँ। अब जब मैं G1 को G2 के साथ लाया हूँ तो S2 के साथ वो जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपने ब्लॉक को राइट पे मूव किया। तो ब्लॉक को राइट पे मूव करने के सारे फार्मूले आपने जो हैं वो अब लगा दिए हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? सो फार सो इजी। नो सर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आप देखो तो ये वाला समेशन और ये वाला समेशन दोनों सेम उस पे हैं, कोई फर्क नहीं है, जस्ट V1 ऑफ S है, लेकिन दोनों सेम उसके गेन पे, बीच में कोई गेन नहीं लगा, बीच में कुछ नहीं लगा। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो हम H1 और ये जो S2 और G1 है इन दोनों को भी आराम से कंबाइन कर सकते हैं, और इनको कंबाइन करने के बाद जो है वो हमारे जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से बन के सामने आ जाएगी। तो इन दोनों को कंबाइन करके आपके पास ये बन के सामने आ जाता है, और ये फिर हमारा जो समीशन है वो देख लो कि वो एक रह गया। ये वाला समीशन जो है वो एक रह गया। पहले हमारे पास दो समीशन थे, चूँकि दोनों समीशन के दरमियान कोई गेन नहीं था तो हमने उनको जो है वो कंबाइन कर दिया। अच्छा जी, अब जो है वो आखिरी स्टेप पर आते हैं। आखिरी स्टेप में मैंने ये किया कि मैंने जो है वो, अब जो आखिरी स्टेप है मैं वो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं उसको दिखाता हूँ। आखिरी स्टेप में अब जो है वो आपने करना ये है कि ये तो आपके पास पहले ही एक जो है वो ट्रांसफर फंक्शन आपको नज़र आ रहा है। ये जो फॉर्म है ये अगेन आपके पास जो है वो फीडबैक फॉर्म बन के सामने आ गई है। तो ये जो फीडबैक फॉर्म है इसको भी आप जो है वो गेन की फॉर्म में लिख लो। अगर वो जो गेन की फॉर्म में आपके पास ये फीडबैक की फॉर्म में गेन आ जाएगा, तो ये और ये अब आपके पास जो है वो सीरीज में ऐड हो जाएंगे। दो कैस्केडेड ब्लॉक्स हैं, इन दो कैस्केडेड ब्लॉक्स को आप ऐड करके आराम से अपना जो है वो सिंगल ट्रांसफर फंक्शन बना लोगे। तो ये था जो वो एग्जांपल मैं कराना चाह रहा था इस चैप्टर की लास्ट। यहाँ पे जो है वो हम मिड से पहले भी रोकते हैं अपने कोर्स को। मिड के बाद वाली क्लास में फिर इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ तक इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अगर नहीं है तो फिर मैं आगे आपको मिड का कोर्स बता देता हूँ। नो सर। अच्छा जी, मिड का जो पेपर है मिड का जो पेपर है वो मैंने अभी सेट ऐसे नहीं किया, लेकिन बेसिक मैं बता देता हूँ। जिस तरह आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम असाइनमेंट क्विजेस में आए, इसी तरह के असाइनमेंट क्विजेस के प्रॉब्लम्स ही आपके पास पेपर में आएंगे। पेपर में जो है वो पहला चैप्टर तो हमने वैसे ही बस डिज़ाइन प्रोसेस वगैरह को देखा था, वो तो बेसिक सा टॉपिक था। दूसरा जो था जिसमें मॉडलिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, जिसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म को रिव्यू किया था, ट्रांसफर फंक्शन को देखा था, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो आप ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनाते हो, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम, फिर गेयर्स का ट्रांसफर फंक्शन, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसफर फंक्शन, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालॉग्स वगैरह, ये जो दूसरे चैप्टर में हमने स्टडी किया था ये आएगा आपके मिड में। फिर जो है वो तीसरे चैप्टर के टॉपिक्स जिसके मॉडलिंग इन टाइम डोमेन जिसका नाम था, उसमें जो थे हमारे पास जनरल स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, फिर उस स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को अप्लाई कैसे करते हो, फिर ट्रांसफर फंक्शन को स्टेट स्पेस में कैसे कन्वर्ट करते हो, फिर स्टेट स्पेस से ट्रांसफर फंक्शन कैसे कन्वर्ट करते हो, ये टॉपिक्स आएंगे 3.1 से 3.6 तक। जो दूसरा चैप्टर है 2.1 से लेकर वो 2.9 तक कवर किया था हमने। फिर चौथे चैप्टर में जो है वो हमने बेसिक सा 4.1 इंट्रोडक्शन, फिर पोल, जीरो, सिस्टम रिस्पॉन्स 4.2, 4.3 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, 4.4 जनरल सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स, फिर 4.6 में अंडर डैम्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, 4.5 जनरल सेकंड ऑर्डर सिस्टम किया हुआ है। और उसके बाद फिर हमने डायरेक्ट 4.10 देखा था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन।
तो यहाँ तक 4.10 के टॉपिक तक हमारा जो है वो मिड कवर होगा, और ये जो 5th चैप्टर है जो हमने इस वीक किया है ये इंक्लूडेड नहीं है आपके मिड के पेपर्स पे। तो यहाँ तक आपके पास जो है वो मिड का कोर्स कवर होके आ रहा है। ठीक हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन मिड के सिलेबस वगैरह से रिलेटेड तो वो भी पूछ सकता है। बाद में छुट्टियों में भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो इंडिविजुअली भी पूछ सकता है। अगर किसी को कोई टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है तो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो। सारी रिकॉर्डिंग्स टॉपिक वाइज टॉपिक के नाम के साथ लिखी हुई है उधर LMS पे, तो उन रिकॉर्डिंग्स को जाके रेफ़र कर सकते हो। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कोई इंडिविजुअल सेशन भी रख सकता हूँ, या पूरी क्लास कोई कंबाइंड प्रॉब्लम हो तो उस पर भी सेशन रख लेंगे, कोई इसमें भी इशू नहीं है। प्लस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की इस ये जो कोर्स है इसमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। तो ये तो था मेरी तरफ सबमिट का। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये वीक 10 तक पूरा कोर्स है या वीक 8 तक होगा? यार, ये वीक 8 तक तो मैंने कवर कर लिया था 4.10, लेकिन उसके कुछ न्यूमेरिकल मैंने वीक 9 में कराए हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो ये एसेंशियली आप ये कहो कि वीक 9 तक है जिसमें मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस तक करवाए हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये टाइम बहुत कम नहीं है, 60 मिनट में हम क्या करेंगे सर? अपलोड नहीं होता सर। सॉरी मैं समझा नहीं। सर ये मेरे ख्याल में मिड के लिए 60 मिनट है ना, 1 घंटा है, तो 1 घंटे में हम सर किससे मतलब करेंगे? नेट भी स्लो हो जाता है कभी कभी। ओ यार हाँ, ये अच्छा ये सॉरी मैं बताना भूल गया हूँ। टाइम जो मिलेगा वो घंटा ही मिलेगा। अच्छा, अब उसका हल तुम लोगों ने क्या करना है? देखो, ओपन बुक, ये ओपन बुक समझो पेपर है। अच्छा, ओपन बुक पेपर की जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपने पहले से जो है वो, अब ये स्मार्ट तरीका है, ठीक है, ये आप लोगों को वैसे तो आ जाना चाहिए, आ गया होगा मेरे ख्याल में, तो मैंने इसलिए बताना मेरे जहन में भी नहीं रहा। होता है इस तरीके से कि ओपन बुक पेपर में ना आपने अपने नोट्स सामने रखने होते हैं। तो जिस भी पेपर को आप दे रहे हो उस पेपर, उस सब्जेक्ट के जितने लेक्चर्स हुए उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए। नोट्स वो नहीं है जो स्लाइडें हैं, नोट्स वो हैं जो टीचर ने ज़ुबानी कुछ चीज़ें बताई होती हैं जो शायद रिटर्न में नहीं आ रही होती, या मैंने रिटर्न में कुछ एग्जांपल्स या एक्सरसाइज क्वेश्चंस करवाए हैं, उनको जब तक आप खुद सॉल्व करके आपके सामने नहीं रखे होंगे तब तक आपसे वो पेपर 1 घंटे में सॉल्व नहीं हो सकेगा। पहली चीज़ तो ये, नोट्स अपने बनाए हुए, किसी और के नहीं। किसी और के नोट्स लेने का फ़ायदा ही कोई नहीं होगा, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स की अंडरस्टैंडिंग बंदे को होती है कि इस वक्त मैंने इस टॉपिक से ये चीज़ रखी थी, तो ओपन क्वेश्चन में ये टॉपिक से ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपके पास अपने बने हुए नोट सामने होंगे तो आपका पेपर यूं 1 घंटे में हो भी जाएगा और अपलोड भी हो जाएगा। सर हाँ जी सर, और ये कैमरा वगैरह की क्या सिचुएशन होगी सर? क्योंकि हम तो फ़ोन पे ले रहे होते हैं, तो फ़ोन पे बंदा कैसे कैमरा ऑन करके हो मतलब पेपर भी देखे? अच्छा यार, इस मैकेनिज्म का ना मुझे भी अभी सही पता नहीं है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। कि वो मैं नस्ट की एग्जांपल देता हूँ। नस्ट में जो मुझे पता लगा है वो ये होता है कि नस्ट में कैमराज ऑन रखते हैं बच्चे, और वहाँ पे बाकायदा इन्विजिलेटर होता है, वो आपको देख रहा होता है कैमरे के थ्रू के बच्चा जो है वो पेपर कर रहा है या क्या कर रहा है। अब आई डोंट नो ये मैकेनिज्म कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो अभी फ्रैंकली मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। मतलब किसी बच्चे के कैमरे में अगर मसला आ जाता है, या जो इन्विजिलेटर है उसके नेट में कोई मसला आ जाता है, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, तो मुझे भी फ्रैंकली ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में, पॉलिसी के बारे में। तो एक बार बड़े क्लियर होकर चीज़ आ जाएगी तो फिर मैं बेहतर पोजीशन में होऊंगा कुछ बताने के। ओके सर, थैंक यू। सर जब पेपर ओपन बुक है तो फिर कैमरे की क्या ज़रूरत है? पेपर क्या है, सॉरी? सर ओपन बुक पेपर है ना, तो इसमें फिर हम नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर कैमरे की क्या ज़रूरत है? हाँ वैसे कैमरा अगर इम्प्लीमेंट हो भी गया तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो कैमरे से कैमरा ख़राब हो जाए, बीच में हज़ार मसले हो सकते हैं, नेट का मसला हो सकता है, फलाना मसला हो सकता है। लेकिन एक चीज़ का हाँ आप लोगों ने ख्याल रखना है यार, ये नेट का जो मसला है इसमें जो मसला आता है, पिछली बार भी जब इस तरह के केसेस आए थे, याद करो जो पिछला सेमेस्टर है स्प्रिंग 2020 का, तो उस पर जो सफ़र कर रहे होते हैं वो एंड में बच्चे ही कर रहे होते हैं। तो इसलिए कोशिश करो कि पेपर्स के लिए कुछ किसी ऐसी जगह पे आ जाओ जहाँ पे नेट की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी बेहतर हो, ताकि तुम लोगों को पेपर अपलोड करने में इशू ना हो।
एक चीज़ का यार ध्यान रखो, ज़्यादा पेजेस यूज़ करोगे तो तुम्हारी पीडीएफ का साइज़ बढ़ेगा, जब पीडीएफ का साइज़ बढ़ेगा तो उसको अपलोड होना मुश्किल हो जाएगा। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखो। नंबर 2, हाई रेजोल्यूशन कैमरे से तस्वीर लेने से तुम्हारी पीडीएफ का साइज़ ही बढ़ेगा। हाई रेजोल्यूशन कैमरे लेने से क्लैरिटी जो है वो शायद इतनी नहीं आती जितना आपका पीडीएफ का साइज़ बढ़ जाता है। कोशिश करो कि मतलब मैं एग्जांपल दे दूं, अपने फ़ोन की सेटिंग में देख लेना कि अगर तुम्हारे पास नॉर्मली जो है वो आप जो मेगापिक्सल्स में आ रहे हैं वो 12 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, 11 मेगापिक्सल के फ़ोन होते हैं, उसकी फ़ोन की सेटिंग्स में जाके उसको 5 या 6 मेगापिक्सल पे सेट करके तस्वीर लोगे तब भी क्लैरिटी आ जाती है। और उसको जब तुम कैम स्कैनर से इंटीग्रेट कर दोगे तो कैम स्कैनर से भी वो कंप्रेस कर दोगे तो उस वो कंप्रेस होकर उस फॉर्म में आता है जिसमें विजिबल भी होता है, क्लैरिटी भी होती है और साइज़ भी कम होता है। तो कोशिश करो तुम्हारे पेपर का जो साइज़ है ना वो MBs में 1-2 MB से आगे ना जाए। 1-2 MB से अगर आगे चला गया ना, बल्कि 1 MB बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, 500 KB 600 KB से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए तुम्हारे अपलोड का साइज़। जितना अपलोड का साइज़ ज़्यादा होगा उतनी तुम्हें देर लगेगी। बड़ी सीधी सी एग्जाम्पल है इसकी। तो ये थोड़ी सी ना स्मार्टनेस दिखाओ, टूल्स वगैरह ऐसे रखो, तो कैमरा की सेटिंग ऐसे करो कि वो 5 या 4 मेगापिक्सल भी खींचोगे ना तस्वीर बड़े क्लियर नज़र आ जाती है। और कोशिश करो ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से करो, डार्क पेन से करोगे तो उसमें क्लैरिटी ज़्यादा नज़र आ रही होती है टीचर को। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर तो ये हमें इन्होंने टाइम क्यों इतना कम दिया हुआ है सर, 1 घंटे में किस तरह हम करेंगे? 1 घंटे में यार कर लोगे, कोई इतना मसला नहीं है, हो जाएगा। सर क्वेश्चन तो सारे टीचर्स उतने ही देंगे ना जिस तरह मिड्स के होते हैं, तो हम 1 घंटे में कैसे मैनेज करेंगे? मैंने क्या कहा है कि अपने नोट्स बना के सामने रखोगे ओपन बुक में तब तुम्हारा काम आसान होगा। 1 घंटे के पेपर में तुमने नोट्स बनाए होंगे, तुम्हें पता होगा यार ये फार्मूला लगा के इसको इस तरीके से करना है, तो वो पेपर शायद तुम्हारा 40 मिनट 45 मिनट पे भी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उस टाइम पे रन टाइम पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेक्चर बैठ के सुन रहे हो या लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड में करके वो स्लाइड निकालने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं होने लगा तुमसे, वो 1 घंटे में भी नहीं होगा पेपर। सर क्वेश्चन ज्यादा ही होंगे जितने मिड्स में होते हैं सर? और यार हमने 1 घंटे के पेपर के लिए हमें पता है कि 10 मिनट बच्चे को अपलोड के लिए चाहिए, तो हम पेपर ऐसे बनाते हैं कि बच्चे 45 to 50 मिनट्स में कर लें सारा। 10 मिनट का तो हर टीचर मैं भी मार्जिन रखता हूँ। अच्छा जी क्विज चलो है जी। सर अभी? हाँ बस कोई स्टार्ट करते हैं। आगे सारे बच्चे, कोई है तो नहीं जिसने आ रहा हूँ, देख लो कोई बच्चा रह ना जाए। सर कितना टाइम होगा? 124 है ना, तो बस 25 मिनट होंगे 150 तक, जब तक क्लास एंड नहीं होती 150 तक टाइम है। 150 में सर क्लास है। MCQs है या लिखने वाला है? लिखने वाला न्यूमेरिकल है, बच्चे सर कागज पेन से निकाल लो। ठीक है सर 25 मिनट? हाँ सर मेरी 30 मिनट दे दें सर, पिछली बार भी नहीं ओ भाई कंप्लीट मेरी ओ भाई 10 मिनट में सॉल्व हो जाना है, मैंने तो अपनी तरफ से 25 मिनट तुम्हें दिए। अगर तुमसे ये 25 मिनट में नहीं होता ना तो फिर तुम्हें मिड के बारे में फिक्रमंद हो जाना चाहिए कि मिड तुमसे नहीं होगा फिर घंटे पहले बता दो, इसलिए ये 25 मिनट में कर रहने ना सर। रानी का ठीक है तो यार सिंपल सी क्वेश्चन है। ओके सर ओके। ठीक है जी, क्विज विजिबल हो गया सबको? यस सर। बस ये कर लो। सर इसमें एनरोलमेंट के लास्ट 3 डिजिट्स यूज करने हैं? हाँ जी, ELT का मतलब आपके एनरोलमेंट के लास्ट 3 डिजिट्स हैं, मतलब 133182002 है ना, तो EL2 आपका 002 आखिरी 3 डिजिट्स हैं। प्रेजेंट सर। आपकी बात नहीं समझ आई मुझे।
बच्चों लास्ट 4 मिनट्स जल्दी जल्दी अपलोड करते हैं सारे। सर आपको भेजने हैं या अपलोड करने हैं? सर ये आपको टीम्स पे भेजना है या फिर पोर्टल पे अपलोड करना है? टीम्स पे भेजो बच्चे, डायरेक्ट मैसेज कर दो मुझे टीम्स पे। लास्ट 2 मिनट्स बच्चे सारे जल्दी से अपलोड कर दो टीम्स पे। जी सर सेंड कर दिया आपको। सर टाइम कब तक है सर? बस 2 मिनट रह गए, 150 तक टाइम है। ओके सर। सर टीम्स पे भेजना है आपको? टीम्स पे डायरेक्ट मुझे वो मैसेज कर दो। ओके सर। सर मैंने भेजा है लेकिन वो पेज शायद ऊपर नीचे हो गए हैं सर, वो मसला तो नहीं है? ठीक है, वो मैं देख लूँगा, वो इतना मसला नहीं है। ओके सर। अच्छा जी, टाइम इज़ अप। बस अब किसी की सबमिशन को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। क्लास को मैं इधर वाइंड अप कर रहा हूँ। अब इंशाल्लाह मिड पे मुलाकात होगी। उसकी कोई क्वेरी हो तो वो आप इंडिविजुअली पूछ सकते हो। सर वो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? अच्छा, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 मैं कर देता हूँ ये।
अच्छा जी, ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा, इसमें जो सवाल था वो क्या था, पहले इसको समझने की कोशिश करो। दो पेंडुलम्स हैं आपके पास जो पिवट से सस्पेंड हुए हैं और उनके मिड पॉइंट्स पे आपके जो है वो स्प्रिंग लगा हुआ है। अच्छा, हर पेंडुलम को उसने जो है वो एक मैस m से रिप्रेजेंट कराया हुआ है, ठीक है, और एक लेंथ l उसकी जो है वो जो मैस का जो बार है उसकी लेंथ l रखी हुई है। अच्छा, अब जो डिस्प्लेसमेंट है जो उसने θ1 θ2 आप लोगों को दी हुई थी, वो डिस्प्लेसमेंट उसने कही है जी कि वो जो है वो उसको आप साइन और कॉस से जो है वो रिप्रेजेंट करा सकते हो। अच्छा, और जो स्प्रिंग है वो अनस्ट्रेच है, तो मतलब θ1 इज इक्वल टू θ2 है, तो जितनी θ1 होगा उतना ही θ2 होगा। इनपुट फोर्स जो है वो f लग रही है, जो से लेफ्ट हैंड बार पे इस पे लग रही थी, सिर्फ इस पे, एक ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसमें। अच्छा, अब इसमें जो है वो सबसे पहले आपने करना था कि इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी थी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी आपके पास मैस भी आपको गिवन था, और उसके बाद जो है वो आपके पास स्प्रिंग भी आपको गिवन था, और स्प्रिंग के साथ आपको जो है वो एंगल भी गिवन था, और साथ उसके फोर्स भी गिवन थी। तो मैंने अगर इस वाले इसकी फोर्स लगानी थी, तो इस पे एक तो f फोर्स लग रही थी, ठीक है, वो मैंने उसमें मेंशन कर देनी थी कि f मेरे पास इस पे जो है वो फोर्स लग रही है। अच्छा, अब वो जो फोर्स लग रही है वो कितने लेंथ पे लग रही है वो मैंने उसके साथ उसमें मेंशन कर देना था। नंबर वन, एक तो ये चीज़ हो गई आपके पास। फिर जो दूसरी थी वो स्प्रिंग था। स्प्रिंग जो था वो के फोर्स लगा रहा था। स्प्रिंग जो होता है वो आपको पता है कांस्टेंट होता है, उसके साथ उसका थीटा आ जाना था। जो थीटा था इधर, वो चूंकि मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ तो मैं θ1 को ग्रेटर लूंगा, θ2 को कम लूंगा, तो θ1 माइनस θ2 मल्टीप्लाई बाय के, और वो जो लेंथ जिस पे लग रही थी l/2, वो मेरे पास इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन में आ जाना था। इसी तरह मेरे पास ये जो मैस है m जी, इसके साथ जो मैस है इसके साथ जो है वो जितनी लेंथ पे वो लग रहा है एल पे, और जो θ1 है वो मेरे पास इसमें जो है वो आ जाना था। तो इस तरीके से मेरे पास जो है वो ये इक्वेशन ऑफ मोशन बन जानी थी पहले मैथ्स की। इसी तरह जो मेरे पास दूसरे मैथ्स की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आ जानी थी। तो एक तो ये हो गया कि मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इस तरीके से आ जानी थी। इसका मैं सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो ये मैं अभी जस्ट जुबानी बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसको करना था। हाँ जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन? सर इसमें ये जो लेंथ है इसको मतलब दोनों के लिए जिस तरह l/2 भी और l भी, तो इसको स्क्वायर करके क्यों मल्टीप्लाई कराएंगे इनके साथ? प्रॉब्लम ये है। स्क्वायर करके क्यों मल्टीप्लाई करेंगे जी, मतलब? वो एक सोल्यूशन में था ना, जैसे ये m की जब हम लोग इसको इक्वेशन ऑफ मोशन में डाल रहे हैं ना, तो m इंटू एल स्क्वायर करके ये कर रहे थे। इसी तरह k के लिए जब कर रहे थे तो l/2 स्क्वायर। अच्छा, मेरे सोल्यूशन में तो वो l/2 वो स्क्वायर नहीं है जो मैंने इसका बनाया है। खैर मैं वो अपलोड करूंगा ना, तो मेरे जहन में नहीं आ रहा मैंने अपने सोल्यूशन में क्या रखा है। l/2 मेरे ख्याल में तो l/2 था जहाँ तक मैंने इसको किया था, लेकिन खैर मैंने वो सोल्यूशन पता नहीं आप लोगों ने कहाँ से देखा, मैंने तो खुद इसका बनाया था। तो खैर मैं अपना सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, उसमें कोई और कन्फ्यूजन हुई तो वो देख लेंगे। मुझे भी फ्रैंकली याद नहीं कि मैंने l/2 रखा है। l/2 स्क्वायर l/2 ही होगा, के साथ तो l/2 ही आएगा जहाँ तक मेरी समझ आ रही है अभी तक, तो क्योंकि f के साथ भी l/2 आता है आपका। नहीं तो सर फिर हम रखेंगे स्क्वायर रखें या खाली l या l/2 रखें? सॉरी, हम लोग असाइनमेंट को किस तरीके से फिर सॉल्व करें? आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आपको l/2 स्क्वायर समझ आ रहा है तो l/2 स्क्वायर कर सकते हो। मुझे जहाँ तक याद पड़ा मैंने l/2 से ही इसको सॉल्व किया था। लेकिन ये कि अगर आप अगर आप समझते हो l/2 स्क्वायर से ये सॉल्व होता है तो आप उसकी रीजन लिख के लिख दो, कोई इसमें मसला नहीं है, वो तो कोई इशू नहीं है। ओके सर।
ठीक है, उसके बाद फिर वो आपकी बाकी जो है वो उस तरीके से पोल्स और ज़ीरोज़ आ जाएंगे, और उसके बाद फिर आपने ट्रांसफ़र फंक्शन तो आपके पास सीधा ही आ जाएगा। तो ये था बेसिक इसमें। पोल्स और ज़ीरो ना भी फाइंड करो तो इसका कोई वो नहीं है, लोकेशन ऑफ पोल्स और ज़ीरो वो इतनी वो नहीं है। जो मेन चीज़ है वो ट्रांसफ़र फंक्शन और स्टेट इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये बेसिक है आपका। ठीक है जी, और किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? नो सर। चलो जी, क्लास हम एंड करते हैं। सबने सबमिट करा दी है ना? किसी को कोई मसला मसाइल तो नहीं है कोई इसके सबमिशन में? 1 2 3 4 5 6 कितने हैं आगे? 4 6 7 8 9 10 12 13 किस 22? हाँ 22 पूरे हैं। ठीक है सारी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।